लेने के लिए। सर मेरा सवाल बीजेपी से है और एनडीए गठबंधन से है कि शिक्षा और बेरोजगार को लेके आपका क्या रोड मैप है? क्या रोड मैप है? अच्छा सवाल है। एनडीए गठबंधन के साथ है एक सत्यप्रकाश जी और सुधांशु जी, जो आप दोनों में शिक्षा का रोड मैप मैं बता देना चाहता हूं। जो भारत की साक्षरता दर बढ़ी है तो भाजपा का प्रभाव बढ़ा है, क्योंकि शिक्षित होने के बाद व्यक्ति को सही समझ में आता है। पहली हमारी सरकार, सर अपने टर्न पे बोलिए, पहली हमारी सरकार तब बनी 90 के दशक में जब 50% साक्षरता दर हो गई। जब 60% साक्षरता दर हुई तो मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत, अब 75% साक्षरता दर है तो 400 पार होने जा रहा है। और मैं बेरोजगारी पे आपको बताना चाहता हूं, सुनिए आज की डेट में बेरोजगारी की दर क्या है? 3.1%। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, 2018 के बाद हम सबसे बेहतर स्थिति में हैं। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, जहां लोग पढ़ जाते हैं वह भाजपा क्या हाल होता है। केरला में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, 0 पे है, ये 0 पे, कोई नहीं वोट करता इनको वहां पर, उनको मालूम है कुछ नहीं है ये। और नहीं भैया सुनिए अब सुनिए, उस बच्चे ने पूछा था कि क्या नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि केरल में लोग पढ़े लिखे हैं और उत्तर भारत में बाकी भारत के पास में लोग अनपढ़ हैं? ये क्या बोला आपने? नहीं आपने बोला ये बात। दूसरी बात कहिए राजेश गुप्ता, पूरी खबर अपनी बात। राजेश जी उस लड़की ने जो बात कही कि 2014 से पहले इनकी कभी सरकार नहीं आई, एक बार वाजपेयी जी की आई, तो क्या देश में सब देशद्रोही थे? इनको लगातार रुके दिल्ली में लगातार 91 बार आए थे, 3 मुख्यमंत्री बदले थे, लगातार हार रहे, एमसीडी भी हार गए, तो क्या बाकी सारे देशद्रोही हैं? हमारी सरकार आने से पहले क्या अंतर आया है, बस जनता के विवेक पे छोड़ता हूं कौन देशद्रोही था कौन देशभक्त था। 2014 से पहले कहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, चेन्नई में धमाके, चंडीगढ़ में धमाके, गुवाहाटी में, गया में, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, चिल्लाइए मत, अपने टर्न में बोलिए। आज दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में वो सीमित हो गया और कश्मीर में 300 किलो पाकिस्तान जिंदाबाद के झंडे। सवाल यह है कि पुलवामा में इतना बड़ा आरडीएक्स का धमाका हुआ था, उसका कोई भी जांच नहीं हुई, कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई कि आपको शक है पाकिस्तान ने नहीं करा था? पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जांच तो ये हमारी सरकार ने। सुनिए, ओके पुलवामा का जवाब तो ऐसा दिया और किया किसने था? सुनिए, पाकिस्तान के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने वहां की नेशनल असेंबली में बोला कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा। ये उनका नेशनल असेंबली में एक बालिया बयान है। और सुनिए, जो हमने किया याद करिए। अरे भाई क्या तरीका है बीच में डिस्टर्ब करने का? हमारा फेलियर सुनिए, हमने उसके बाद वो करके दिखाया कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के सांसद ने वहां के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया शाम तक अटैक कर देगा। इमरान खान ने कहा कि जिन्होंने इनका कहना है, इन्होंने खुद माना कि पाकिस्तान ने इंडिया में अटैक कर दिया। मोदी जी पे क्या सवाल है आपका? मोदी जी पे सवाल है कि मोदी जी अभी तक इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, फिर आपने नया चेहरा क्यों नहीं दिखाया? मोदी जी क्यों लड़ रहे हैं? मोदी जी तो भाई चेहरे हैं, तो मैं साथ दे दूंगा। सुधांशु जी खड़े होंगे तो हम साथ दे देंगे। ठीक आप आ जाइए। ओके भैया सुनिए, 100 साल से एक ही परिवार का चेहरा दिख रहा है, तो वहां भी तो कुछ सवाल करिए। मोतीलाल नेहरू 1930 में बने थे, तब से आज तक एक चल रहा है, हमारा तो साबित करके दिखा रहा है। और वो सुनिए, आउट पे आउट हो रहा है, कह रहा है चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर भी यात्रा मैं ही निकालूंगा। 73 साल के हो गए चेहरे नहीं होंगे। देखिए एक गाना है, चेहरा ना देखो लेकिन चुनाव में चेहरा देखना पड़ता है। आप इतना हल्ला मचा रहे हैं तो पब्लिक को जनता जनार्दन है, विजय चौक पे खड़े हैं, अपना चेहरा बता दीजिए कौन है? इंडिया अलायंस का चेहरा बताइए कौन है? सुन लीजिए, एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में जरूरी चेहरों की नहीं पॉलिसी की है। हमने 2004 में भी सरकार बनाई, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन इलेक्शन लड़ा था नीतियों पे, बिना फेस के। आपको नेता चाहिए। पिनारी नेता में भगवान मत ढूंढिए ऐसे कर रहे हैं। बोलिए पिनारी 73 साल की उम्र में मोदी साहब कहते हैं मुझे प्राइम मिनिस्टर की नौकरी चाहिए, लेकिन अग्निवीर 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। इन्होंने बोला 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। आप भी करा रहे हो ना? 21 साल में नौकरी की उम्र शुरू होती है। नहीं 4 साल के अंदर रिटायर कर रहे हैं ना ये। सवाल है कि बेरोजगारी जो एम्प्लॉयमेंट देश में है सर, बड़े आज के जमाने में 21 मतलब ग्रेजुएट लोग 83% है जो बेरोजगार है। ILO की रिपोर्ट आई है, 83%
80% लोग बेरोजगार हैं और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए कोई भी बेरोजगारी और महंगाई पर बात नहीं कर रहा है। सभी लोग हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। जो इस देश का युवा है उस पर बात कब होगी? और हम लोग जी ओके एक सत्यप्रकाश जी, क्या पॉलिटिक्स जो मुद्दे हैं, कभी मछली पे बात हो रही है, कभी आलू पूड़ी हलवा, पता नहीं किस किस मुद्दे पे बात हो रही है, कभी कभी किसी विषय पे चला जाता है, कभी मोदी की हम मुंह तोड़ेंगे, मोदी के हम ये करेंगे, उस पे चला जाता है। चुनाव रियल मुद्दों पे क्यों नहीं है? चुनाव वास्तव में आप संकल्प पत्र पढ़ेंगे तो रियल मुद्दों पर ही चुनाव है। मोदी जी पिछले 10 सालों में उन्होंने जो काम किया, उन्होंने पूरे इंटरव्यू में बताया है, उन्हीं मुद्दों पर चुनाव। वो विपक्ष से सकारात्मक भूमिका की उम्मीद में बैठे हैं कि इन मुद्दों पर बात होगी। विपक्ष खुद ही ले आता है ऐसे मुद्दे कि राम मंदिर में नहीं जाएंगे, धारा 370 पर हम, वो कह रहा है विपक्ष की भारत जोड़ने निकले थे, कह रहे धारा 370 फिर ला देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। परमाणु बम खत्म करने वाले लेफ्ट ये कहते हैं भारत का परमाणु बम खत्म कर देंगे। रुक जाइए, ये राष्ट्रभक्त है ना? पर ये तमाम राष्ट्रभक्तों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर क्या सवाल पूछा था? इस देश की सेना से सवाल पूछा था। हम विरोध में थे, नीतीश कुमार विरोध में थे, एनडीए में नहीं थे। नीतीश कुमार ने आगे बढ़कर सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन किया था। नहीं बोलते किसी के। नीतीश, हम विरोध में थे एनडीए के, हमने सर्जिकल स्ट्राइक मुझे याद है। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल का क्या सवाल था, ममता दी का क्या सवाल था, और कितने सैनिक मारोगे वोट देने के लिए? कैसे नहीं आएगा ये मुद्दा? रोजगार पर हम बात करते हैं, अगर 46 देखिए देखिए रोजगार भी मुद्दा है, राष्ट्र सुरक्षा भी मुद्दा है, सब मुद्दे हैं, लेकिन जब तक हमारा देश मजबूत नहीं होगा कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें मजबूत मुल्क चाहिए। और मैं आता हूं और आप लोगों से मैं राय लेना चाहता हूं कि चुनावों में जो मुद्दे हम चल रहे हैं, आपको स्ट्रांग नेशन, मजबूत देश चाहिए? मेरा सवाल बीजेपी से है कि राम मंदिर और 370 हटाने के अलावा हमें उन्हें वोट क्यों देना चाहिए? क्यों देना चाहिए? एक अच्छा सवाल है। बीजेपी को वोट क्यों करें? आपने राम मंदिर बनाया और 370 ही तो हटाया है। राम मंदिर बनाना क्या बड़ी बात थी? बताता हूं, खाली राम मंदिर नहीं बना है। सुनिए, 25 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए हैं, 11 करोड़ घरों में शौचालय मिला है, 16 करोड़ घरों में नल से जल मिला है, 4 करोड़ निर्धनों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हर गांव का, सुनिए, आज भारत का कोई ऐसा बीजेपी से क्या एयरपोर्ट ना हो, हर प्रदेश में एयरपोर्ट मिला है। और सुनिए, क्या तरीका, ये इस देश की सच्चाई है, ये भी बता दीजिए जरा। 80 करोड़ लोगों को सरकार खाना देती है, ठीक है, राशन आप देती है, बीजेपी तो से मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। विवेक आपको करोड़ पे मैं जवाब देना चाहता हूं जी। जिन गरीबों का इस देश में 70 साल में कांग्रेस ने ख्याल नहीं रखा, बेरोजगारी का सड़क पे छोड़ दिया, आज मोदी जी को 80 करोड़ का ख्याल रखने का गौरव है। उनको गरीबी रेखा से बाहर निकाल रहे, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। और तमाम राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लेफ्ट से विकास दर में आगे है, दिल्ली से बिहार का विकास दर आगे है। केजरीवाल जी चला रहे सरकार, दिल्ली से बिहार का विकास दर आगे, ऐसी सरकार चला रहे। देश में बेरोजगारी 3.1% दर बनाया, महंगाई की दर कम कर दी, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, इनको दिख नहीं रहा। ठीक है, ओके, एक सेकंड। भारत का डंका बज रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। देखिए, बस इनको मैं कह रहा हूं ना, इनको हर 6 महीने में ये चश्मा उतार देते हैं, फिर ये इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं। अभी तो शराब घोटाले पे आपको हर 6 महीने में 10 साल की बात करें, पौने 2 महीने में कितनी बार बदल चुके। क्या ये करप्शन नहीं है? लोगों से वोट मांगना, लोगों से किसी और पार्टी के नाम पे, किसी और पार्टी के नाम पे पानी पर पूछना चाहता हूँ, ये तो कह रहे हैं ना गांव में विकास नहीं हुआ। सुनो, मैं गांव से ही हूँ, मैं गाजियाबाद से हूँ, गांव का बंदा हूँ। गांव में जाकर देखा विकास। 2014 से पहले ना मोमबत्ती से पढ़ाई करते थे हम, जो आप कह रहे हो। आज लाइट भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य